हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। देख लेते हैं पहले पल्लव राजवंश। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु 575 से 600 था। इसकी राजधानी कांची तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में आदि वाराह मंदिर का निर्माण कराया था। किसने कराया था? सिंह विष्णु ने कराया था। कहाँ कराया था? मामल्लपुरम में कराया था। और किस मंदिर का निर्माण कराया था? आदि वाराह मंदिर का निर्माण कराया था। किरातुजुनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। ये जो भारवी थे, ये किसके लेखक थे? किरातुजुनियम। ये पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। और किसके दरबार में रहते थे? सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, यानी पल्लव वंश। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए, क्रमशः देख लेते हैं कौन कौन शासक हुए। महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी, नरसिम्हा वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी, महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 ईस्वी, परमेश्वर वर्मन 670 से 700 ईस्वी, नरसिम्हा वर्मन द्वितीय 700 से 728 ईस्वी, नंदी वर्मन द्वितीय 730 से 800 ईस्वी। तो इतने शासक पल्लव वंश के हुए। मति विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। मति विलास पूछा जाता है किसका है? मति विलास किसकी रचना है? तो ये है महेंद्र वर्मन की। महेंद्र वर्मन शुरू में जैना मतावलंबी था, यानी जैन धर्म को मानने वाला था। महेंद्र वर्मन किसको मानता था? किस धर्म को? महेंद्र वर्मन जैन धर्म का मतावलंबी था। परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव बन गया, यानी शिव धर्म को अपना लिया। महाबलीपुरम के एकाश मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिम्हा वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। रथ मंदिरों की संख्या कितनी है? 7 है। यानी रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? पल्लव वंश के राजा नरसिम्हा वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। रथ मंदिरों में सबसे छोटा मंदिर, सबसे छोटा जो है द्रौपदी रथ है। 7 मंदिर हैं, जिसमें सबसे छोटा जो है द्रौपदी रथ, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। यानी जो द्रौपदी रथ था उसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। वातापी कोंड व महामल्ल की उपाधि नरसिम्हा वर्मन प्रथम ने धारण की थी। वातापी कोंड व महामल्ल की उपाधि किसने धारण की थी? नरसिम्हा वर्मन प्रथम ने धारण की थी। इसके शासनकाल में चीनी यात्री हुएनत्सांग यानी चीनी यात्री हुएनत्सांग कांची आया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतानुयायी था। परमेश्वर वर्मन मतलब शिव को मानने वाला था। परमेश्वर वर्मन प्रथम जो है शिव को मानने वाला था। शैव मतानुयायी मतलब शिव को मानने वाला। उसने लोकादित्य, एकमल्ल, रणंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि की उपाधियां धारण की थी। यानी ये सब उपाधियां हैं। इन सब उपाधियों को किसने धारण किया था? परमेश्वर वर्मन प्रथम ने धारण किया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम ने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण कराया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था। उसने विद्या विनीत की उपाधि धारण की थी। यानी उसने विद्या विनीत की भी उपाधि धारण की थी, क्योंकि वो विद्या प्रेमी था। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिम्हा वर्मन द्वितीय था। उसने राजा सिंह यानी राजाओं में सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त, शिव का उपासक
की उपाधियां धारण की थीं। उसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? क्वेश्चन आता है, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कराया था नरसिम्हा वर्मन द्वितीय ने। किसने कराया था? नरसिम्हा वर्मन द्वितीय ने। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण भी नरसिम्हा वर्मन द्वितीय ने कराया था। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हैं। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी नरसिम्हा वर्मन के दरबार में रहते थे। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दंडी जो थे, इन्होंने किसकी रचना की थी? 10 कुमार चरितम इनकी रचना है। दंडी की रचना क्या है? 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है। मिलान करने में पूछे जाते हैं। और ये दंडी जो थे, ये किसके दरबार में रहते थे? नरसिम्हा वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। आगे देख लेते हैं। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर, यानी पूछा जाता है मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है पहले, तो कांची। और इसका निर्माण किसने कराया था? नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। एक और है बैकुंठ पेरुमल मंदिर। बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण भी किसने कराया था? नंदी वर्मन द्वितीय ने ही कराया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमलई अलवार, अल्लार नहीं था बल्कि अलवार है, ठीक है। तिरुमलई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। वैष्णव संत थे जिनका नाम था तिरुमलई अलवार, जो कि नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे, यानी उनके समकक्ष थे। नंदी वर्मन तृतीय शैव मतानुयायी था, यानी शिव को मानने वाला था, शिव भक्त था। उसकी राजसभा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि संत पेरुंदेवनार निवास करता था, जिसने भारत वेणवा नामक ग्रंथ की रचना की थी। पेरुंदेवनार जो थे, इन्होंने किसकी रचना की थी? भारत वेणवा की रचना की थी। भारत वेणवा नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो कि एक तमिल भाषा की रचना है। पल्लव वंश का अंतिम शासक कंपवर्मा 948 से 980 ईस्वी तक था। अंतिम शासक कौन था? कंपवर्मा। आगे आ जाते हैं चोल वंश में। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय 850 से 87 ईस्वी थे, जिसकी राजधानी तांजाय यानी तंजौर या तंजावुर था। तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मल्लन। तंजावुर का वास्तुकार कौन था? कुंजर मल्लन राज पेरुथचन था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। विजयालय ने किसकी उपाधि धारण की थी? नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। और निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया था। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की थी। कोदंडराम की उपाधि धारण की थी। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक फर्स्ट को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम फाइव को भाग कर
श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम, राजधानी इसकी क्या थी, पोलनरुवा बनाया। इसकी राजधानी पोलनरुवा बनाया। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। राजराजेश्वर का शिव मंदिर निर्माण कराया, यानी राजराजेश्वर नाम से कौन सा मंदिर निर्माण कराया, शिव के मंदिर का निर्माण कराया था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगैकोंडचोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। चोल काल में भूमि के प्रकार देख लेते हैं। वेल्लनवगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि। देवदान या तिरुन्नम टडकक्कनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। तिरुन्नम टडकक्कनी जो है कौन सी भूमि थी, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पल्लीचंदम जैन संस्थापकों को दान में दी गई भूमि। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। गजनी का जो सुल्तान था महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी, यानी बीच बचाव किया था कि हाँ आपस में जुड़े रहें, लड़ाई ना हो। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कलोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में फिर से देख लीजिए। कलोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज यानी विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदरन कहा जाता था। लेखों में कुछ उच्च अधिकारियों को उडनकुट्टम कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलों में विभक्त था। मंडलम कुट्टम नाडु में नाडु कई कुर्मों में विभक्त था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये चीज़ें। 6 मंडलों में बचा था तो 6 मंडलों में प्रांत बटा था तो ये कौन कौन से थे ये सब पूछे जाते हैं और क्रम से लगाने के लिए आते हैं। बेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेदवेलन 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला
वेलन या किसान। अरयार को प्रधान कहते थे, जैसी उपाधियां दी उन्हें। केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। स्थानीय स्वशासन क्या था? चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। उर सर्वसाधारण लोगों की समिति को उर कहा जाता था। उर किसको कहा जाता? सर्वसाधारण लोगों की समिति उर थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा, यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता था? नगरम कहा जाता था। फिर है चोल काल में भूमिकर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। भूमिकर कितना लिया जाता था? 1/3 भाग। उपज का 1/3 भाग। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता देख लेते हैं। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में से किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा किए नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहलाती थी। जो दान दी गई भूमि थी उसे क्या कहते थे? ब्रह्मदेय कहते थे। और ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि, जिसमें कर नहीं देना पड़ता था, कर मुक्त भूमि को कहते थे चतुर्वेदी मंगलम। क्या कहते थे? चतुर्वेदी मंगलम। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाति सेना। चोल काल में कंजलू सोने के सिक्के थे। चोल काल में कंजलू किसको कहा जाता था? सोने के सिक्कों को कहा जाता था। एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई है। कनलजू है, कनलजू किसे कहा जाता था? सोने के सिक्कों को कहा जाता था। तमिल कवियों में जैन गोंदर प्रसिद्ध कवि था, जो कुलोतुंग प्रथम का राजकवि था। उसकी रचना है कलिंग तुपर्णी। उसकी रचना क्या है? कलिंग तुपर्णी। कंबन, औट्टकुट्टन और पुगलेंदी को तमिल साहित्य का और पंप पोन्न एवं रन्न कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। चोल कालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल 10वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था।
बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। क्या कहलाता था? तनियर कहलाता था। उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था या सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता था, परांतक प्रथम के शासनकाल में से संबंधित है। फिर से देख लेते हैं। उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है, परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार उरैयूर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम एवं कांची थी। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। सड़कों की देखभाल कौन सी समिति करती थी? बगान समिति। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल में विशाल व्यापारी समूह निम्न थे। चोल काल में जो व्यापारी थे, जिस व्यापारियों का समूह था, उनको क्या कहते थे? देख लो, देखते हैं। वलंजियार, नानादैशी एवं मणिग्रामम। विष्णु के उपासक अलवार व शिव के उपासक नयनार। विष्णु के उपासक जो थे उनको अलवार कहा जाता था, जो शिव को मानते थे उनको नयनार संत कहलाते थे। चालुक्य वंश, इसको कल्याणी भी कहते थे। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। राजधानी मान्यखेट। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए। तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर तृतीय एवं तैलप तृतीय। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेट से राजधानी हटाकर कल्याणी यानी कर्नाटक को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 था। बिल्हड़ एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। बिल्हड़ और विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क की स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने की थी। मिताक्षरा की रचना किसने की है? विज्ञानेश्वर ने की। विक्रमादेव चरित की रचना बिल्हड़ ने की थी। विक्रमादेव चरित की रचना किसने की थी? बिल्हड़ ने की थी। ये बहुत पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है। इसमें विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। विक्रमादेव चरित में किस पर प्रकाश डाला गया है? विक्रमादित्य 6 के विषय में प्रकाश डाला गया है। चालुक्य वंश देख लेते हैं। वातापी या बदामी। जय सिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? जय सिंह ने की थी, जिसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी शासक राजा पुलकेशिन द्वितीय था। वातापी के चालुक्यों को सामंत स्थिति से स्वतंत्र स्थिति में लाने वाला पहला शासक पुलकेशिन प्रथम था। इसलिए इसे भी चालुक्य राजवंश वातापी का संस्थापक कहा जाता है। 543 से 44 में उसने वातापी के निकटवर्ती पहाड़ी की किलेबंदी करके दुर्ग का रूप दिया तथा अश्वमेध यज्ञ करके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। वातापी का निर्माणकर्ता
कीर्तिवर्मन प्रथम को माना जाता है। वातापी का निर्माणकर्ता किसे माना जाता है? कीर्तिवर्मन प्रथम को माना जाता है। कीर्तिवर्मन प्रथम द्वारा कोंकण विजय के फलस्वरूप गोवा का प्रमुख बंदरगाह चालुक्य साम्राज्य के अधीन आ गया। गोवा उन दिनों रेवती द्वीप के नाम से प्रसिद्ध था। गोवा उन दिनों किस द्वीप के नाम से प्रसिद्ध था? रेवती द्वीप के नाम से। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहुसुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेंद्र का मेगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की। पुलकेशिन द्वितीय ने ईरान के शाह खुसरो द्वितीय के दरबार में राजदूत भेजा। बाद में संभवतः शाह खुसरो द्वितीय ने भी अपना दूत चालुक्य सम्राट के दरबार में भेजा। लगभग 641 ईस्वी में चीनी यात्री हुएनसांग पुलकेशिन द्वितीय के राज्य में गया था। आगे देख लेते हैं। पल्लव वंशी शासक नरसिम्हा वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिम्हा वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ऐहोल का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य का भतीजा पुलकेशिन ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे अवनिजनाश्रय की उपाधि प्रदान की। ठीक, अवनिजनाश्रय की उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा दूसरी पत्नी त्रैलोक के देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसे इसके सामंत दंतीदुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। ऐहोल को क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर कहा जाता है। यानी बहुत सारे मंदिर हैं उस शहर में। चालुक्य वंश या बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। उसकी राजधानी बेंगी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विक्रमादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरंग था। राष्ट्रकूट वंश देख लेते हैं। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतीदुर्ग 752 ईस्वी था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी मनकिर या मान्यखेत वर्तमान में मालखेड़ सोलापुर के निकट थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्णादित्य, इंद्रा तृतीय तथा कृष्णा तृतीय।
एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहते हैं। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध व उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। पल्लव पांड केरल व गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट कर किया। अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। उसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। आदि पुराण त्रिषष्ठी लक्षण महापुराण के रचनाकार जिनसेन, गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघवृत्ति के लेखक सत्यायना अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी पर जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत कर दिया। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अलमसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पौन्न रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की है। शांति पुराण की रचना किसने की थी? कवि पौन्न ने की थी। कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। आगे है एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र में है। गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इनमें 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं तथा 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या 10। इसमें एक चैत्य है। वहाँ पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं, जिन्हें 2 थल और 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। आगे देख लेते हैं नोटेड पॉइंट में। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। आगे देखते हैं राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दे दी। आगे देख लेते हैं यादव वंश। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंधड़। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? सिंधड़ था, जो कि 1210 से 1246 ईस्वी तक शासन किया था इसने। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक कफूर के सामने समर्पण किया। संगीत शास्त्री सारंग देव राजा सिंघन के दरबारी थे, जिन्होंने संगीत रत्नकर नामक ग्रंथ की रचना की थी।
होयसल वंश। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। बेल्लूर में चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 में किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक बीर बल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हलेविड को कहा जाता है। द्वार समुद्र आधुनिक हलेविड था। कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम वंश की राजधानी वनवासी था। गंग वंश देख लेते हैं। गंग वंश संस्थापक वज्रहस्त पंचम था। गंग वंश का संस्थापक कौन था? वज्रहस्त पंचम। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? कोलाल यानी कोलार थी, जो बाद में तलकाड हो गई। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने नलगोंड में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमरकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुक्मा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया। उसने 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली। इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र 1295 से 1323 ईस्वी था। राय गजकेसरी और दया गजकेसरी काकतीय वंश की उपाधियां हैं। फिर है दया गजकेसरी की उपाधि काकतीय राजा प्रतापरुद्र को दी गई थी। राय गजकेसरी की उपाधि रुद्रमा देवी की थी। यह उपाधि उन्हें अपने पिता से मिली थी। यह उपाधियां सिक्कों पर अंकित होती थी। यह उपाधियां काहे पर अंकित होती थी? सिक्कों पर अंकित होती थी। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।